हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक हमने उसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उसकी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा उनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरे को हटा देना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ highly reactive species displaces or removes less reactive element from its solution। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe है वो कॉपर से अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा, अलग कर देगा और वो खुद सल्फेट के साथ SO4 के साथ सॉल्यूशन बना लेगा, जिसे कहेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करें, हम ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं कि 3 आयरन नेल्स लेंगे, उसमें उन्हें अच्छे से पहले तो रब कर दिया जाएगा सैंड पेपर से, और उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिनमें हम जिसका नाम रखेंगे A और दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी B। अब 2 आयरन नेल्स जो हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये 2 आयरन नेल्स जो हैं इन्हें थ्रेड के साथ पूरे बांध कर फिर हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब B है इसके अंदर कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। तो अब इसको हमने 20 मिनट के लिए इन 2 आयरन नेल्स को इसमें डिप करके रखेंगे और जो एक थी उसको बाहर अलग से रख दिया। अब फिर हम कुछ टाइम बाद जब 20 मिनट्स के बाद चेक करेंगे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो था वो भी उसका कलर जो है वो क्या है और आयरन नेल का कलर क्या है। तो जब हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो आयरन नेल्स थी वो ब्राउन हो गई। ये आयरन नेल थी, ये ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अब उसको भी चेक करेंगे। जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का था, पर सेकेंड वाली जिसके अंदर हमने आयरन नेल्स डाली थी उसका कलर फेड हो गया, उसका कलर अब वैसा ब्लू कलर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जो आयरन नेल में आयरन था उसने इसके कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को निकाल दिया, तो इसलिए इसका कलर भी फेड हो गया और आयरन और जो सल्फेट था उन्होंने अपनी रिएक्शन मिलाकर बन गई आयरन सल्फेट, जिससे कि उसका कलर ब्राउन हो गया। इस रिएक्शन में ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, या फिर हम और भी रिएक्शंस ले सकते हैं, जैसे ये देख रहे हो जिंक या लेड, इनमें भी इन्होंने भी सेम वही काम किया। उस रिएक्शन में से उन सल्फेट या क्लोराइड जो भी साथ में था उन्हें वहाँ से हटाकर कॉपर से हटा दिया और उनके साथ खुद वो कंपाउंड बना लिया और कॉपर अकेला रह गया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो ये रिएक्शंस क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये जिंक, ये लेड, ये आयरन, ये सभी क्या हैं, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब ये रिएक्टिव हैं कैसे पता लगता है, इसके बारे में वैसे आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है इसके लिए, जिसमें सारी मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है। बहुत अच्छी सीरीज है, उसको याद करने का एक निमोनिक्स भी दिया गया, जिसे हमने बोला, पहले मैं आपको सीरीज बताती हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है।
फीके पकाता है। उसके आगे आप सिंपल ले लो, कॉपर, मर्क्यूरी, AgAu, CuHgAgAu। अब इन रिएक्शंस में पहले हम यहाँ तक देखते हैं। केदार, केदार क्या है? के यानी पोटेशियम। नाथ, नाथ मीन्स Na, सोडियम। देन का, का को बेटर है सी से लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। का मीन्स Ca, कैल्शियम। माली, Mg, मैग्नीशियम। आलू, आलू मीन्स Al, aluminium. Then what comes next? Zara, Zara means Zn, zinc. Then फीके, फीके Fe, उसे कहा आयरन। देन पकाता, अगर आप फीके से कहना चाहें तो बीच में Sn भी घुसा सकते हैं, फीके से, जिसे कहा Sn, और वो होता है टिन। पकाता, लेड। पकाता, ये है लेड, Pb। फिर उसके बाद आता है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा जो हमेशा सबसे ज़्यादा उछलने वाला है इधर उधर, हाइड्रोजन। देन Cu, कॉपर। देन Hg, मर्क्यूरी। देन Ag, सिल्वर। देन Au, gold. And at the last you can write Pt, that is platinum. ये हमारी है रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में जाकर। तो इन्हीं के बेस पर हम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है कि जो भी हाईली रिएक्टिव है, ये नीचे को जाते हुए इनमें क्या होता है कि जब भी नीचे को जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी हमेशा डिक्रीज हो रही है। नीचे को जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे लीस्ट रिएक्टिव है। नीचे को जाते हुए वो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जितना नीचे जा रहा है वो लीस्ट होता जा रहा है। सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव। अब इससे बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जिसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? The reactions in which there is exchange of ions between the reactants means आयंस को चेंज कर दिया, मतलब सिंपल सी बात है, पार्टनर्स चेंज कर लिए हैं, उन्हें बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप इसको देखेंगे, अब इसमें सोडियम का पार्टनर था सल्फेट और बेरियम का पार्टनर था क्लोराइड। इन्होंने अपने पार्टनर्स चेंज कर लिए। बेरियम चला गया सल्फेट के साथ और जो सोडियम था वो चला गया क्लोराइड के साथ। तो ये बन गए बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जिसमें अपने पार्टनर्स को चेंज कर लिया वो था डबल डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ पार्टनर्स एक से दूसरे में शिफ्ट हो गए हैं। इसमें क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में यूजुअली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आ जाती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस एंड में बनता है, मतलब एज अ रेजिड्यू या ये कहो जो बच जाता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, यही इसी रिएक्शन के लिए, कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और दूसरी लेनी है जिसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे आपस में तो क्या देखेंगे, कुछ टाइम जब मिक्स करने के बाद आपको दिखाई देगा एक वाइट कलर का सब्सटेंस। एक ऐसा वाइट कलर का, ये नीचे दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का ऐसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ गया, वो वाटर में इनसॉल्यूबल था और उसे बोला गया प्रेसिपिटेट। और वो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का था, वो वाइट प्रेसिपिटेट था बेरियम
क्लोराइड का, ये लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट का। ठीक है जी, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन गया और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चला गया और ये NaCl एक्वस बन गया, यानी ये तो सिंपल लिक्विड फॉर्म में ही, एक्वस फॉर्म में ही रह गया। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट्स थे वो क्यों बने बेरियम सल्फेट के? वो रिएक्शन हुई SO4 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव और Ba2 प्लस की। जब SO4 2 नेगेटिव और Ba2 प्लस की जब रिएक्शन आपस में हुई तो वो बन गया BaSO4 और जो दूसरा था वो बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऐसे ही सॉल्यूशन में रह गया, तो इसमें सिर्फ एक्सचेंज हो गया रिएक्टेंट्स में, तो इसे बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? इनमें एक्चुअली में दो चीज़ें आपको इसके लिए समझनी पड़ेंगी, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो गेन होगी और हाइड्रोजन लूज हो जाएगी। रिडक्शन इसका टोटली ऑपोजिट, इसमें हाइड्रोजन गेन होगी और ऑक्सीजन लूज हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, किसका? ऑक्सीजन का। तो एक चीज़ आती है तो दूसरी जाती है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो यानी हाइड्रोजन लॉस हो रही है, और अगर हाइड्रोजन गेन हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन लॉस हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में जैसे ये आप रिएक्शन देख सकते हैं कि आपने कॉपर जो है उसमें, कॉपर को जब आप लेकर आए तो उसमें जब CO2 डाला गया तो बन गया 2CuO, तो ये था ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन में हाइड्रोजन CuO था, उसमें हाइड्रोजन को जब मिक्स किया उसने हाइड्रोजन को ले लिया और ऑक्सीजन क्योंकि इससे चली गई तो ये बन गया रिडक्शन। और इन जब किसी भी रिएक्शन में दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पर एंड में देखो, ये कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिले तो हाइड्रोजन में हुई ऑक्सीडेशन और इसमें कॉपर ने, क्योंकि ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो गई तो इसमें हुई रिडक्शन। तो ये कॉपर यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन में, ये कहाँ जा रहा है? ये ऑक्सीडेशन में वाटर की तरफ जा रहा है, तो हाइड्रोजन ने बना दिया वाटर, यानी हो गई ऑक्सीडेशन। और उसमें क्या हुआ? उसमें हो गई रिडक्शन, जब CuO से Cu बन गया तो वो क्या थी? रिडक्शन। ठीक है जी। तो इसमें एक दो चीज़ें समझने वाली हैं कि जो भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे देता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, वो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाता है और उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो एजेंट है ऑक्सीडेशन का, मीन्स दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है पर खुद रिड्यूस हो गया। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो भी सब्सटेंस, वही उसका उल्टी बात कि जो भी सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन दे देता है और ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो उसे बोला गया वो सब्सटेंस खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया पर दूसरों को रिड्यूस कर दिया तो वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे ये रिएक्शन हम ले लें, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन जो है, इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये जो CuO है ये क्या कर रहा है? ये CuO ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्योंकि गेन कर लिया तो ये क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है जी। तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें एक चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज होगी और दूसरी रिड्यूस हो जाएगी। इन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं या फिर बेसिक लैंग्वेज रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं ये, इनका हमारे एवरीडे लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? तो उसके लिए बहुत बेसिक से जो हम नॉर्मल सब देखते हैं
उसमें इफेक्ट्स आते हैं। जैसे पहला इफेक्ट है करोजन। करोजन आई थिंक सबको ही पता होता है क्या होता है, जो आपने देखा होगा जंग लग जाता है, खराब हो जाती हैं चीज़ें। जैसे जो भी स्लो कन्वर्जन है मेटल्स का, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, मतलब जो भी मेटल्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर कुछ और अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्शंस हो जाती हैं। जब उन्हें हम ज़्यादा देर तक रखते हैं ना बाहर खुले में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर होता है, एसिड्स होता है, इन सब के कांटेक्ट में आकर वो जो भी एटमॉस्फेयर में आसपास से चीज़ें इकट्ठी कर लेता है, सबसे रिएक्ट करता है और उसको लग जाता है जंग। अब ये जंग जो है वो हर जगह पे हो सकता है। नॉर्मल लैंग्वेज में इस जंग को हमने बोला करोजन, जो हर मेटल के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन आयरन के केस, आयरन बेचारा ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वो हर किसी को उसका जंग के बारे में पता, तो उसके लिए हमने एक अलग नाम दे दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आयरन आर्टिकल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। आपने देखा होगा जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर थोड़ा देर में ऐसे ही पड़े पड़े ऊपर जंग सा लगने शुरू हो जाता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं जंग लग गया, मतलब उस पर रेडिश ब्राउन सी लेयर आनी शुरू हो जाती है और उस लेयर को कहते हैं रस्ट, जो कि क्या होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसमें एक्स है, एक्स का मतलब कि वाटर कितना भी हो सकता है, ज़्यादा कम कोई फिक्स नहीं है इसमें। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो जब भी आयरन है वो ऑक्सीजन से मिला और वाटर से मिला तो उसने बना दिया रस्ट। तो रस्ट जो है ये उसके बाद, और ये सिर्फ आयरन में नहीं है, आयरन में तो हम रस्टिंग बोलते हैं, पर ये करोजन बाकी चीज और मेटल्स में भी होता है। जैसे कॉपर में होता है, सिल्वर में होता है। अगर सिल्वर में हो गया तो सिल्वर के ऊपर लेकिन ब्लैक कलर की लेयर हो जाएगी, कॉपर में हो गया तो वो ग्रीन कलर की लेयर हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग मेटल में होता रहता है। इनके इफ़ेक्ट्स क्या है, करोजन के इफ़ेक्ट्स में, करोजन के बारे में वैसे तो हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, लेकिन करोजन जो है सब बहुत सीरियस डैमेज कर देता है, मतलब सारी चीज़ों को वीक कर देता है, आयरन को कमज़ोर कर देता है। जैसे कार की बॉडीज़ हैं, ब्रिज है, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, जो भी मेटल से चीज़ें बनी हैं इन सब की वो लाइफ कम कर देता है और उन्हें वीक बना देता है। तो हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में भी हम बाद में डिटेल में करेंगे। लेकिन इसमें कौन से मेथड्स हैं, पेंटिंग, उनके ऊपर पेंट कर दिया जाए, उनकी ग्रीसिंग कर दी जाए या ऑयलिंग कर दी जाए, और उनकी गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता है एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा दी जाती है, एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा दी जाती है किसी और मेटल की, जो कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो उस पर जंग को लगने नहीं देती, वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। उसके बाद आता है दूसरा चीज़, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, जब भी फैट या ऑयल, जो भी आप फूड मटेरियल घर में देखा आपने, खाना रखते हो काफ़ी देर तक बाहर पड़ा रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में, तो वो ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद, मतलब कि मान लो 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो उसमें क्या होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, कहते हैं ये तो ख़राब हो गया। तो उस ख़राब हुए खाने को हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। उस खाने के अंदर जो फैट एंड ऑयल होते हैं वो सारे अपना स्वाद, अपना ऑर्डर मीन्स स्मेल, वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इस रेंसिडिटी को बचाने के भी काफ़ी मेथड्स हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करना, और हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, उनमें भी जो वो गैस होती है, गैस भरी जाती है उन चिप्स के अंदर, उन बैग्स के अंदर। जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं ना, एक आवाज़ आती है, गैस निकलती है उसके अंदर से, वो है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वो उन चिप्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम अगली एक वीडियो में सारे चैप्टर को अच्छे से रिव्यू करेंगे, और जब तक आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे एक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हम आज की वीडियो यहीं पर
बंद करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आपको पसंद आए वीडियो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और कुछ और नई जानकारियों के लिए हमारा इंस्टा अकाउंट भी देखना, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।